स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज फिर लेके आ गया हूं लाभ हानि की धमाकेदार क्लास। इसके पहले हमने 5 क्लासें की हैं जिसमें हमने एक से बढ़ के एक क्वेश्चन देखे जो कहीं ना कहीं आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यानी आने वाला कोई भी एग्जाम होगा, अगर लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। साथ ही आज ये हमारी लाभ हानि की अंतिम क्लास होगी और इसमें हमने उसी टाइप के मतलब और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। और बाकी फिर वही बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो वो आप हमारे शुरुआत के टाइप या इसके पहले की जो हमने क्लासें अपलोड की थी लाभ हानि के, वहां से आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके रडार से बाहर नहीं जाएगा। और आज के क्वेश्चन भी काफी धमाकेदार हैं, इसलिए क्लास में बिल्कुल अंत तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखें। और जो मैं आपको होमवर्क देता हूं उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं और जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यह अपने फ्रेंड तक, अपने भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं। ये उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगी अगर वह भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज की क्लास में हम किस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमने टाइप 11 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, अब हम टाइप 12 से स्टार्ट कर रहे हैं और यह लाभ हानि की हमारी अंतिम क्लास होगी। तो एक वस्तु को 58% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। 20% नहीं बोला, उसने बोला है 20 रुपए, यानी वैल्यू बताई है। और विक्रय मूल्य में 74 रुपए की कमी कर दी जाए तो लाभ 52.5% होगा। तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या है? मूल क्रय मूल्य मतलब ओरिजिनल क्रय मूल्य क्या है जो पहले हुआ करता था। पहले का क्रय मूल्य क्या है परिवर्तन के पहले का। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बिना एक्स और वाई के माध्यम से सिखाने वाला हूं और बेहतरीन तरीके से सिखाने वाला हूं। सीखने में भले टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने दूसरे से पहले ही क्वेश्चन को उड़ा लिया है और एक बेहतरीन अप्रोच के साथ क्वेश्चन को उड़ाया है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो हमें ये प्रतिशत दिख रहा है उसकी हमें भिन्न बनानी है। जैसे अगर हम 58% को भिन्न बनाएंगे तो 58% हटेगा, नीचे आएगा 100। ये बातें हम सभी जानते हैं। 2 से जब तक कटता है इसे काट दो, 2 दूनी 4 और 2 इनाम 18 और 2 से चला जाएगा नीचे 50 बार। और हम सभी जानते हैं ये लाभ प्रतिशत है, तो नीचे वाली संख्या जो होती है वह क्रय मूल्य होती है और ये लाभ है इसलिए इसको लाभ बोलेंगे। अब करना क्या है, आपको यहाँ लिखना है सीपी, यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा ताकि हमें जगह मिल जाए। यहाँ पे सीपी और एसपी का हमें रेशियो चाहिए, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। जब हमारी वस्तु का क्रय मूल्य 50 था तो हमने वस्तु को बेचा था 29 के लाभ पर। तो 50 की वस्तु 29 के लाभ पर अगर आप बेच रहे हैं तो आप उसे 79 रुपए में बेचेंगे। ठीक, उसके बाद आपको दूसरा लाभ प्रतिशत उठा लेना है। अगर लाभ हुआ है तो लाभ या हानि जो भी है वो आपको देख लेना है। तो दूसरा लाभ था हमारा 52.5%। तो 52.5% हटाओगे नीचे आएगा 100। यहाँ दशमलव था, जब भी दशमलव हटाओगे दशमलव के बाद एक अंक था इसलिए नीचे एक शून्य बढ़ा दो, कटता है काट दो। 5 से चला जाएगा अपना ये, तो 5 से जाएगा, सॉरी ये 25 से चला जाएगा। 25 दूनी हो जाएगा 50 और 25 एकम 25 और नीचे 25 चौके 100, शून्य का शून्य, यानी कि 21/40 आएगा। और ये हमारा क्रय मूल्य है और ये लाभ प्रतिशत है, इसलिए ऊपर वाली संख्या को आप लाभ बोलेंगे। यानी उसके बाद जो हमें लाभ हुआ है उसमें क्रय मूल्य कितना था हमारा 40 था और हमारा जो विक्रय मूल्य है तो 40 की वस्तु हमने 21 के लाभ में बेची है सेकंड टाइम, यानी हमें 61 विक्रय मूल्य रखना है। शुरुआत की कंडीशन में जो प्रतिशत दिया है उसकी भिन्न बना लो। 50 की वस्तु 29 के लाभ पर आपने बेची है, 79 में बेची है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमने लिख लिया। फिर से हमें लाभ प्रतिशत दिया था तो 52.5% की भिन्न बनाएंगे, 21/40 आएगा। 40 की वस्तु 21 के लाभ पर, मतलब आपने 61 रुपए में वस्तु को बेचा है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो आप देख पा रहे होंगे कि उसने क्रय मूल्य में 20 की वृद्धि की है। तो क्रय मूल्य में 20 की उसने वृद्धि की है, तो ये जो वृद्धि आप देख रहे हैं ये क्या है? पिछले क्रय मूल्य और नए क्रय मूल्य का अंतर ही तो है। जो पहले क्रय मूल्य था और जो अभी क्रय मूल्य है उसमें अंतर क्या है? 20 रुपए का। यानी कि आपको ये जो वैल्यू बताई जा रही है ये क्रय मूल्य का क्या है? अंतर।
तो यहाँ आपको ये अंतर लिख लेना है। तो यहाँ 20 की वृद्धि हुई है, इसलिए आपको इसको प्लस के साथ लिखना है। और विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ गया? 74 का। पहले विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ करता था, अब विक्रय मूल्य कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 74। तो ये 74 की कमी है, इसलिए आपको इसको माइनस में लिखना है। इतना लिख लेंगे आप। अभी आप सीख रहे हैं तो हो सकता है आपको टाइम लगे, लेकिन इतना लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा जब आप इसे सीख जाएंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के लाभ प्रतिशत थे, हमने उनको अनुपात बना लिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो ये क्रय मूल्य का अंतर है, पिछले क्रय मूल्य और नए क्रय मूल्य का अंतर है 20। उसने बताया ना 20 की वृद्धि हुई है, इसलिए हमने इसे प्लस में लिखा है। और यहाँ विक्रय मूल्य में हमने कमी की है, कितने की? 74 की। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों विक्रय मूल्य का ये भी क्या है? अंतर ही तो है। अब यहाँ पे देखेंगे कि करना क्या है। तो बिना एक्स वाई के अगर क्वेश्चन को उड़ाना है तो सिर्फ यहाँ से एक स्टेप आपको लेना है, और वो स्टेप क्या है कि दोनों ही लाइन में आपको बीच का नंबर टारगेट करना है। तो बीच का नंबर क्या है? 40। यहां से आपको एक तिरछा गुणा करना है यहाँ से, और एक बार इसके साथ गुणा करना है, यानी इस 40 का गुणा इसमें करना है। तो 40 का गुणा इसमें हम कराएंगे, 4 नाम 36 का, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 3 4 7 28 और 3 31 और 0 का 0, 3160 आएगा। और इसी 40 का गुणा 74 के साथ कर देना है। तो 4 चौके 16, हासिल 1, 4 7 28 और 1 29 और 0 का 0। और ये माइनस का था, इसलिए यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? इसके सामने जो संख्या दिख रही है, ठीक यही अप्रोच आपको यहाँ लगाना है। इस लाइन में आपको बीच वाला नंबर देखना है, यानी 61। इससे गुणा एक बार ऊपर वाले से करा दो, तो 61 पंचे 6 पंचे 30, 1 पंचे 5, 305 और 0 का 0, यानी 3050 आ जाएगा। और इसका गुणा, अभी आप 61 का गुणा कर रहे थे, इसमें कराया आपने, इस 61 का गुणा इसके साथ भी करना है। तो 61 दूनी हो जाएगा 122 और 0 का 0, ये प्लस का था। और बस अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाद आपका जो है आंसर यहाँ से आएगा। कैसे आएगा? हमें चाहिए है दोनों का अंतर। अंतर अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। तो एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो अगर आप 1220 में से 2960 को घटाएंगे तो आपको घटाना ही देना है। क्यों क्यों नहीं घटा देना है? यहाँ मैं आपको हल करके बता देता हूँ कि 1220 में से घटाना है, क्या घटाना है? माइनस का 2960। तो होगा क्या? ये ऋण ऋण से क्या बन जाएगा? धन। 1220 और 2960 निकाल तो हम अंतर ही रहे हैं, लेकिन ये माइनस का नंबर था 2960, और प्लस में 1220 और आगे, तो अंतर बढ़ेगा ना। तो ये हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा? 29 और 1200, 4180 रुपए हमारा यहाँ से अंतर हो जाएगा। अगर दोनों ही धन के होते तो बड़े नंबर से हम छोटे नंबर को घटाते। अंतर का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा 9 और 5 का अंतर चाहिए, तो 9 में से आपको 5 घटा देना है, यानी कि यहाँ आएगा 4। बात समझ रहे हैं ना? अंतर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ ऋण 2960 और 1220 में से बड़ा कौन है? 1220, क्योंकि ये धन का है। धन में से इसको घटाएंगे तो ऋण ऋण से धन बन जाता है। तो आपको याद रखना है, एक ऋण में हो और एक धन में हो, कभी भी आपसे अंतर पूछो तो आपको दोनों को जोड़ देना है, वही इनका अंतर होगा। तो ये अंतर हो गया 4180, यहाँ लिखना है आपको 4180। और यहाँ जो हमने ऊपर संख्या लिखी थी, इसके नीचे आपको लिखना है इसका अंतर, यानी 3050 और 3160 के बीच का अंतर है 110। तो ये वैल्यू का अंतर था, तो उनके हिसाब से अंतर 4180, और ये हमारे अनुपात का अंतर था, तो हमारे हिसाब से अंतर है 110। यानी यहाँ का जो डिफरेंस होता है वो इसकी वैल्यू होती है। गुणा चाहिए क्या? तो हमें चाहिए है मूल क्रय मूल्य, यानी ओरिजिनल, पहले वाला। तो हमेशा आपको जो बताना है उसका अनुपात पहले ही लेना होता है। तो ये रहा हमारा ओरिजिनल क्रय मूल्य, यानी पहले वाला क्रय मूल्य। यहाँ हमें इस 50 की वैल्यू बतानी थी। 0 से 0 चला जाएगा, 11 से जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, बच गया 8 और 11 अट्ठे 88। 38 गुणा 5 कराएंगे तो 5 अट्ठे 40, 4 5 तिया 15 और 4 19, शून्य का शून्य, यानी 1900 हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो अभी समझने में हमें टाइम लगा है, लेकिन आप एक बार सीखो, और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में वो आप करके बताना, फिर आप मुझे बताना कि आपको कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले हमें भिन्न बना के यहाँ पे रेशियो लिखना है, और बस यहाँ से सिर्फ हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। हर लाइन में बीच का नंबर पकड़ो, एक बार गुणा कराओ, ऊपर लिख दो, एक बार गुणा कराओ, यहाँ लिख दो। ठीक वैसे ही प्रोसेस सामने करना है, इसका गुणा यहाँ करा के लिखेंगे, इसका गुणा यहाँ।
इन दोनों का डिफरेंस एक माइनस में था एक प्लस में था, इसलिए डिफरेंस जो है वो 4180 आएगा। 4180 उसके बटे में आपको ये नीचे वाला डिफरेंस लिख देना है। आपसे मूल क्रय मूल्य यानी ओरिजिनल क्रय मूल्य पूछेगा, यानी पहले वाला, तो यही है वो हमारा 50 की वैल्यू आपको बता देंगे। इससे अच्छा तरीका और कोई भी नहीं है। फिर आपको एक्स और वाई लिखना पड़ेगा, फिर आप पक्षांतर करेंगे और फिर हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए। 38% की भिन्न बनाएंगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हमने फिर से लिया है। तो 38% का मतलब होता है 19/50, यानी हमने 50 वाली वस्तु को 19 के लाभ पर बेच दिया है, क्योंकि ये लाभ था। तो हमने कितने में बेच दिया है? 69 में। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य। तो उसने जो मूल क्रय मूल्य यानी पहले का क्रय मूल्य आपको पूछता है, इसलिए आपको पहले वाला प्रतिशत का रेशियो पहले ही लिखना है। उसके बाद क्रय मूल्य में 20 का अंतर आया है, 20 की वृद्धि की है क्योंकि उसने, और विक्रय मूल्य में 45 की कमी की गई है। तो विक्रय मूल्य में 45 का अंतर कमी है, इसलिए आपको माइनस के साथ लिखना है। उसके बाद 37.5% का लाभ होगा, और 37.5% का मतलब हमें पता है होता है 3/8, यानी 8 की वस्तु को 3 के लाभ पर यानी 11 में बेचा गया है। और नीचे हमें ये लिखना है, तो जितने हमने रुपए बढ़ाए हैं और जितने घटाए हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है, वही हमारी वैल्यू है। तो क्रय मूल्य में कितना उसने क्या किया है, तो क्रय मूल्य में उसने जो अंतर किया है वो यहाँ लिखते हैं। तो क्रय मूल्य में वृद्धि की है, इसलिए लिखेंगे धन 20, और 45 की कमी की है कहाँ? विक्रय मूल्य में। तो विक्रय मूल्य वाली लाइन में लिख देना है ऋण 45। और इसके बाद हर लाइन से बीच का नंबर आपको उठाना है, यानी कि इस लाइन से बीच का नंबर उठाएंगे और सिर्फ तिरछा गुणा कराएंगे। तो 69 का 8 में गुणा कराना है, 69 की जगह आप 70 बोल सकते हो। 7 8 है 56 यानी 560, और उसमें से 8 निकाल दो तो 552 हो जाएगा। तो 8 नाम 72 ऐसे भी कर सकते थे, 8 नाम 72, यहाँ 7 अच्छा 48 और 7 देखो 55, मैंने बोला ना 552। और डायरेक्ट भी आप इसे 70 मान के पढ़ सकते थे, 7 8 56, 560 हो गया। एक आपने ज्यादा पढ़ लिया है 8 बार, 1 8 8 इसमें से निकाल दो, ठीक है ना। 8 का गुणा आपको इस 45 के साथ करना है, तो 8 पंचे 40, यहाँ 4 800 के 32 और 4 यहाँ पे 36 हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि ये ऋण का है। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको इसके सामने वाले नंबर के साथ 20 का नंबर उठाएंगे, इसमें गुणा कराएंगे, 11 पंचे 55 और 0 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, और इस 11 का गुणा इसके साथ भी कराना है, 11 दूनी 22, 0 का 0। एक धन का है एक ऋण का है, अगर हमें इसका डिफरेंस चाहिए है तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अंतर का मतलब क्या होता है? हमें चाहिए है अंतर। बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाना ही अंतर कहलाता है। बड़ा नंबर धन का होगा, तो धन के 220 में से घटाना है, क्या घटाना है? ऋण का 360। तो ऋण ऋण से यहाँ पे धन होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, 300 और 200 500 और 60 और 20 80, तो 580 आएगा। तो यहाँ पे जो अंतर है वो 580 आया है। तो उनके हिसाब से अंतर, ये वैल्यू का अंतर है 580। हमारे हिसाब से अंतर आपको यहाँ देखना है कितने का है? 2 का। हमारे हिसाब से अंतर है 2 का। गुणा चाहिए क्या? तो हमें चाहिए है मूल क्रय मूल्य। तो मूल क्रय मूल्य कितना है हमारा? 50, यानी हमें इस 50 की वैल्यू बतानी है। 2 से हम ले जाएंगे, 2 एकम 2, किसी को भी काट सकते हो, इसको काट दो या इसको, जिसको भी काटना है। 2 से जाएगा अपना 25 बार, तो 25 अट्ठे हो जाए, 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, हासिल आएगी 20, और 25 पंचे 125, और 125 में जब आप 20 जोड़ोगे तो 145, यानी 14,500 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है भाई? ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो आप इसे 2 क्वेश्चन में सीख चुके होंगे, अच्छे से देखिए लिखिए, काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये वैल्यू दोनों जगह समान होती तो क्वेश्चन हम और पहले भी कर सकते थे। अगर दोनों जगह ये वैल्यू समान होती तो हम क्वेश्चन को और पहले उड़ा देते। सिर्फ और सिर्फ इनके आपस का हम दोनों रेशियो जो हमें अनुपात दिख रहे हैं, इनका सिर्फ अंतर चेक करते, अगर ये बराबर है तो बिल्कुल सीधा सीधा हम कर देते। लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन आया है अलग अलग वैल्यू के साथ। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 में पूछा है, और ये इसको करने का बेहतरीन तरीका था, ठीक है ना। तो आंसर है 14। तो एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिए हैं, और इनका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आपको क्वेश्चन पसंद आ ही रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है।
इससे अच्छा लेवल आपको अभी किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, जीडी का एग्जाम हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो। बाकी बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर बेसिक से हटके कोई क्वेश्चन आएगा तो इस लेवल का क्वेश्चन आएगा और वो आप इजिली बना ले जाएंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर ही लेना है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, तो अब हम देखने वाले हैं टाइप 13 के क्वेश्चन, ठीक। चलिए, और काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। एक सेल के दौरान 50% माल 12% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% माल 16% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष माल इसके बाद भी जो बच जाता है उसे 19% की हानि पर बेचा जाता है। तो कुल लाभ x% है, तो हमें x का मान बताना है, यानी हमें यही बताना है कि कुल लाभ कितना होगा। तो वैसे तो कई तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को का हल देखेंगे, लेकिन मैं आपको इसको करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ कि पहले हम अगर ये मालूम कर ले कि हमारे पास जो हम वस्तु बेच रहे हैं, जैसे वो उसने बताया कि एक सेल के दौरान 50% माल, आखिर वो माल है क्या। तो हमने मान लिया कि कोई भी वस्तु है, मान के चलो पेन ही है, तो हमारे पास ऐसे कितने पेन है जो हमने 50% बेचे, फिर शेष का 40%। तो पहले हमें जो मात्रा हम बेच रहे हैं उसकी हमें मात्रा भी तो मालूम चल जाए कि आखिर हमारे पास कितनी वस्तुएं थी। तो आपने कितना कितना माल बेचा है वो पढ़े आप, 50% माल और 40% माल, उसके बाद लिखा है शेष। तो ये हम बाद में देखेंगे कि शेष कितना बचा है। तो हमने 50% और 40% ही इस्तेमाल किया है। तो वैसे तो 100 मान के भी आप इसे कर सकते थे, लेकिन कई बार 100 मानने में आपको माल, जैसे पेन की संख्या आप बना रहे हैं तो पेन की संख्या दशमलव में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हमेशा प्रतिशत के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दशमलव देखने को मिलेगा ही। अब करना क्या है, जितने प्रतिशत दिख रहे हैं 50%, इस 50% की भिन्न बना लो, होता है 1/2। ठीक वैसे ही 40% माल पहले हम पता कर लें आखिर हमारे पास माल है कितना, कितनी वस्तुएं हैं हमारे पास। तो 50% मतलब 1/2 और 40% का मतलब होता है 2/5। अब इसमें जो नीचे नीचे की संख्या दिख रही है उसका आप गुणा करा लो। गुणा करा लो क्यों, क्योंकि इसने शेष माल शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपको घटाना है, घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसका भी प्रतिशत निकालना है। तो हमेशा आपको गुणा कराना है, क्योंकि यह एक रेगुलर प्रोसेस है। तो 5 दूनी हो गया 10, यानी हमारे पास जो मात्रा है माल है, यानी जो वस्तुएं हैं वो कुल कितनी वस्तुएं हैं 10। अब इस तरीके से आपको कभी भी दशमलव देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, यानी 10 वस्तुओं का 50%, तो 50% मतलब 1/2। अगर हमारे पास 10 वस्तुएं थी, 10 वस्तुएं थी बेचने को, तो हमने उसकी 50%, तो 10 का 50% होता है 5। तो हमने इन 5 वस्तुओं को बेच दिया है 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर। अब एक वस्तु पर हमने अगर 12% कमाया होगा तो हमने 5 पर कितना कमाया होगा, 12 पंचे 60% हमने लाभ कमाया होगा, ठीक। फिर उसके बाद उसने कहा शेष माल का, अब 10 में से हमने यहाँ पे 5 तो बेच दी, तो हमारे पास शेष कितनी बच गई, हमारे पास अभी शेष कितनी बच गई 5। तो उसने कहा शेष माल का, यानी कि 5 का 40%, तो 5 का आप 40% निकालो या 2/5, क्योंकि 40% का मतलब ही तो 2/5 था। तो 5 का 2/5 निकाल लो, यानी कि 40%। तो 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा 2, यानी कि फिर उसने शेष माल का 40%, तो 10 की वस्तु है, 5 वस्तुएं हमने बेच दी थी। अब हमारे पास बच गई थी 5, 5 का 40% मतलब 2/5। फिर हमने इसे काटा पीटी की, यानी कितनी वस्तु है 2। अब हमने इन 2 वस्तुओं को भी बेचा है, और कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 16% के लाभ पर। तो हर एक वस्तु अगर हमने 16% के लाभ पर बेची और ऐसी 2 वस्तु थी, तो 16 दूनी 32% का लाभ हमने यहाँ से कमा लिया। ये सब लाभ ही है, लाभ है अपना है, पॉजिटिव में लिख सकते हैं ना। अब उसके बाद उसने कहा शेष, शेष माल का नहीं लिखा है, शेष माल 19% की हानि पर। तो हमारे पास 10 तो वस्तु थी, 10 तो हमारे पास वस्तु थी, 5 हमने यहाँ बेच दी, 2 यहाँ बेच दी, तो टोटल हमने 60 बेच दी। तो अब हमारे पास शेष बच कितनी गई है, तो शेष हमारे पास वस्तुएं बची हैं 3, और इन 3 वस्तुओं को हमने बेचा है हानि पर, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया ताकि आपको अलग से याद रहे कि ये हानि है।
तो 19 57% का हमें लग गया है घाटा, घाटा लग गया है यहाँ पे। तो ध्यान देने वाली बात ये थी कि 60 का हमने लाभ कमा लिया, 57 की हानि हो गई, तो हमें सिर्फ 3% का ही तो लाभ बचा यहाँ पे। या आप 60 और 32 92% में से 57 घटा देना, तब भी आपको कुल लाभ प्रतिशत पता चल जाएगा। मैंने यहीं के यहीं कैंसिल कर दिया, 60% लाभ हुआ, 57% की हानि हो गई, तो मेरा लाभ बचा सिर्फ और सिर्फ 3%। 3% ये रहा लाभ, 32 ये रहा, तो टोटल मुझे हुआ 35% का लाभ पूरे लेन देन में। और मुझे कितनी वस्तुओं पर हुआ है, तो 10 वस्तुओं पर मुझे लाभ हुआ है 35%। बताना होता है हमेशा एक वस्तु, मतलब एक के आधार पर बताना होता है, क्योंकि ये सब एक ही का तो लिखा था, ये तो गुणा हमने कराया था, तो आपको बताना होता है यहाँ का। तो 10 पे 3 मतलब 10 पे 35% का लाभ हुआ, तो हर एक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना हुआ, तो 10 वस्तुओं पर 35% का लाभ, और हर एक का अगर औसतन देखा जाए तो कितना होगा, 10 से भाग कराएंगे, 10 से भाग कराएंगे तो आएगा 3.5%, यानी कि सभी का कुल, तो कुल x% का मान हमें बताना था, तो कुल लाभ हमें बता दिया है कि कुल लाभ हमें सिर्फ और सिर्फ 3.5% का हुआ है। 35 नहीं बताना है, 35 10 वस्तुओं पर हुआ है, हमें हर एक वस्तु का बताना होता है कि हर एक वस्तु पर हमने कितना लाभ कमाया है, तो हर एक वस्तु पर 3.5% का लाभ कमाया। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। चलिए, तो फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, और तो 50% वस्तुएं 21% के लाभ पर, फिर शेष वस्तुओं का 40%, तो सेम टू सेम डाटा ही है यहाँ पे। 50% मतलब 1/2 हो जाएगा, और 40% मतलब हो जाएगा 2/5। हमें कुल वस्तुएं पता करनी है कि हमारे पास कुल वस्तुएं है कितनी हमारे पास वस्तुएं, तो आप इन दोनों का गुणा करा दो, तो हमारे पास वस्तुओं की संख्या आ गई 10। अब 10 में से 50%, तो 10 का 50% 5 होगा, सभी को मालूम है, और 5 वस्तुओं को हमने 21% के लाभ पर बेचा है, यानी हर एक वस्तु अगर 21% का लाभ कमा के देगी, और हमने ऐसी 5 वस्तुएं बेच दी, तो हमें 105% का लाभ होगा यहाँ से। बोलो होगा कि नहीं? जी सर। अब उसने कहा शेष वस्तुओं का, तो वस्तुओं में से 5 वस्तु तो गई, अब शेष बच गई 5। अब इन 5 का भी 40%, यानी कि 2/5, 5 से 5 फिर चला जाएगा, यानी कि 2 वस्तुएं की बात कर रहा है, 2 वस्तुएं हमने फिर बेच दी, और 2 वस्तुओं को हमने बेचा है 36% के लाभ पर, यहाँ से 36 हर एक वस्तु का लिखा होता है यहाँ पे, और बताना भी हर एक वस्तु का होता है। 36 वस्तु 2 बेचेंगे, तो यहाँ पे 72% का लाभ हमें हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाभ हैं, प्लस में लिख सकते हो। शेष वस्तु है, तो उसने ये नहीं लिखा कि शेष वस्तु का और प्रतिशत, नहीं, सिर्फ शेष। तो 5 हमने यहाँ बेच दी, 2 यहाँ बेच दी, तो 10 में से 7 तो हम बेच चुके हैं, तो हमारे पास वस्तुएं बच गई हैं 3, और इन 3 वस्तुओं को हमने बेच दिया है 29% की हानि पर। अब 29 की अगर हम यहाँ पे हानि 29 की हानि पर बेचेंगे, तो 29 तिया कितना हो जाएगा, 29 तिया हो जाएगा 87, 30 तिया 90, और 1 तिया 3 निकाल दो इसमें से, तो 87% का हमें यहाँ पे लग गया घाटा। तो ये घाटा यहाँ से हमको यहीं के यहीं कैंसिल कर देना है। आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ के 87 घटा दो, आपको कुल लाभ दिख जाएगा, 10 से भाग करा देना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 87 सीधा यहाँ से निकाल दो, तो 87 100 में से जाएगा तो 13 और 5, यानी कि 18% आपको यहाँ से लाभ बचेगा बस। 105 में से 87 का घाटा हो गया, तो 18% का लाभ और 72% का लाभ, टोटल हो गया आपको 90% का लाभ। और 90% लाभ जो आपको हुआ है वह कितनी वस्तुओं पे हुआ है, तो कुल वस्तु कितनी है 10, तो सभी वस्तुओं पर हमें 90% मिल रहा है, तो हर एक वस्तु पे मिलेगा, हर एक वस्तु पे मिलेगा 90/10, हर एक वस्तु के लिए 10 से भाग कराओगे, यानी कि हमारा जो लाभ है वह 9% ही बच पाएगा। तो समग्र लाभ x% है, x का माना गया 9%। बोलो तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, तो आंसर है इसका 9%। चलिए, तो ये आपके लिए अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, बताएंगे ना इसका आंसर। चलिए, अच्छा अभी एक और है, तो
क्या करें, एक करा देते हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क नहीं है, एक और आपको बता देते हैं, और फिर क्योंकि 4 क्वेश्चन है तो उस हिसाब से एक और बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 40%, 40% का मतलब होता है 2/5, और शेष सामान का 25% मतलब 1/4। दोनों का गुणा कराएंगे, पंचों के 20, ये 20 आ गया वस्तुओं की संख्या, यानी कुल हमारे पास इतनी वस्तु ही है। अब 20 का 40% हमने बेच दिया, तो 20 का 40% निकालना बहुत आसान है। तो 20 का 10% होगा 2, तो 40% कितना होगा, 200 के 8, या फिर आप ऐसे ही निकाल दो 20 का 40% या 2/5, जो अच्छा लगे। 5 चौके 20, 4 दूनी 8, यानी 20 में से 8 वस्तुओं को हमने बेच दिया है 10% के लाभ पर। तो हमें यहाँ से 80% का क्या हो जाएगा, लाभ टोटल शेष सामान का। तो भैया 20 में से हमने 8 बेच दी, कितनी बच गई हमारे पास, 12। इस 12 का 1/4 चाहिए हमें। शेष सामान का 25% मतलब 1/4, 4 एकम 4 या 12, मतलब 3 वस्तुएं हमने फिर बेची, और इन 3 वस्तुओं को हमने बेचा है, मतलब शेष सामान के 25%, तो 15% के लाभ पर। तो यहाँ से 15% लाभ लेना है, 15 3 43% हम यहाँ से लाभ कमा लेंगे। फिर उसने कहा है शेष को, तो शेष वस्तु बच कितनी है, तो 20 तो थी ही, 8 और 3 11 बिक गई, 20 में से 11 बिक गई, तो हमारे पास 9 वस्तुएं बची कि नहीं, क्योंकि टोटल हमारे पास 20 है, और इन 9 वस्तुओं को हमने बेचा है 29% के की हानि पर। हानि है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो 9 नाम 81 हो जाएगा यहाँ पे, हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 हो जाएगा 26, 261 की हमें हो जाएगी इस बार क्या, हानि। ठीक है ना, तो 3 नाम 27, 1 नाम 9, ठीक है, तो 261% की हानि हो गई। तो इस बार जो है हमें ओवरऑल घाटा होने वाला है। देखो उसने कहा ना कुल हानि, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को कुल लाभ देखें तो 8 4 12, यानी 125% का ही हमें लाभ हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से 261 की हानि है, तो 261 में से 125% का लाभ अगर निकाल भी दें तब भी हमें हानि हो रही है। और हानि कितनी हो रही है, 11 में से 5 चला जाएगा, यहाँ जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 136, यानी 136% की हानि। कितनी वस्तुओं पर, कितनी वस्तुओं पर, तो कुल वस्तु कितनी है हमारी 20, तो 20 वस्तुओं पर इतने की हानि, तो हर एक की हानि हमें बतानी होती है 136 बटे कर लेंगे 20, और 20 से सिर्फ 2 से काट दो आप, 2 एकम शून्य का शून्य, और 2 से जाएगा अपना ये 2 छः 12 और 2 अट्ठे 16, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 10 से भाग देना बहुत आसान काम है, 6.8 हमारा आंसर होगा, 6.8% की हो जाएगी हानि। तो इस बार हानि हो रही थी, अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब जो आपका होमवर्क है वो ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना, आप बताएंगे इसका आंसर। चलिए, और ये हमारा आज का लास्ट टाइप होने वाला है, और ये आपने पहले हो सकता है देखा हो, लेकिन आप फिर से देख लो, ठीक है ना। तो एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन जो होता है काफी फेमस क्वेश्चन होता है, और आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिला होगा। चलिए, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, यानी वो कहता है कि अगर मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है तो मैं आपको भी 100 रुपए में दे दूंगा। जैसे मान के चलो उसने आप शक्कर खरीदी और 50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से शक्कर लाया, वो आपको भी 50 रुपए प्रति किलोग्राम में दे देगा, तो भाई उसको क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर उसे लाभ हो रहा है और उसने पैसे बढ़ाए नहीं है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों समान है, तो ना तो लाभ होगा ना हानि। लेकिन अगर फिर भी लाभ होता है तो इसका मतलब ये है कि वह कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है, और वो गड़बड़ी कैसे करेगा, वह वस्तुओं को कम तोलेगा। तो उसने भी यही किया है, वजन क्या किया है, 26% कम, यानी मात्रा उसने आपको कम दी है, क्वांटिटी उसने आपको कम दी है। तो कितनी कम दी है, 26%, यानी जब आप 100 ग्राम वस्तु खरीदोगे तो वह 26% कम तोलेगा। तो 100 से 26 गया, मतलब कितना तोलेगा, 74 ग्राम तोलेगा, यानी खरीदोगे 100 ग्राम,
लेकिन वो बेचेगा और आपको देगा 74 ग्राम। तो ये तो हो गई हमारी मात्रा, ये तो हो गई हमारी मात्रा, और दोनों जगह मूल्य बराबर है। उसने कहा ना कि क्रय मूल्य क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जितने मूल्य में वह खरीदता है उतने ही मूल्य में वह बेचता है। और जब मूल्य बराबर होते हैं तो मात्रा का जस्ट उल्टा हो सकता है, होता ही है मूल्य का अनुपात। यानी यहाँ आ जाएगा 74 और यहाँ आ जाएगा 100। बात समझ रहे हैं ना? तो बस यहाँ से हम लाभ हानि की गणना कर सकते हैं कि उसने 74 वाली वस्तु को कितने में बेच दिया है, 100 में बेच दिया है। तो लाभ यहाँ कितने का हुआ है, 26 का। इसी बात को प्रतिशत में बता दो। उसने बताई हमें मात्रा है कि जब हम 100 ग्राम वस्तु खरीदेंगे तो वो हमें तौल के देगा सिर्फ 74 ग्राम। तो हमने मात्रा का मूल्य बना लिया 74 से 100। मात्रा का जस्ट उल्टा होता है मूल्य का अनुपात। ठीक, अगर दोनों जगह कीमतें बराबर हैं तो यहाँ भी वही कीमत ले रहा है, वहां बेचते टाइम भी वही कीमत ले रहा है, तो कीमत तो बराबर है। तो हमने मूल्य बना लिया, 26 का लाभ हुआ। लाभ हो या हानि, नीचे लगते हैं क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य नहीं है, ये तो मात्रा है। मूल्य ये रहा हमारा, कितना है, 74। यहाँ लिखेंगे 74। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 पर। जितनी काटापीटी आपको आती है आपको करनी है, उसके बाद आपको भिन्न बनानी है। तो 2 से अपना ये जाएगा, 2 से जाएगा ये अपना 13 बार, और 2 से चला जाएगा ये 37 बार, है ना? तो 37 किसी से कटता नहीं है, यानी अब आपको 37 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 13 गुणा 100 कराएंगे, यहाँ आ जाएगा 1300, और नीचे आ जाएगा अपना 37। तो 37 से भाग कराना है, तो 37 तिया करेंगे, तो 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पे 90, और 7 तिया 21, 90 और 21 कितना हो जाएगा, 111। तो 3 बार भाग जाएगा। अब 130 हमने यहाँ पे 130 में भाग दिया था, तो 111 कट गए, बच गया 19, यानी कि 190 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 19 बचा है, जीरो शामिल करोगे 190। और 37 पंचे, तो 3 पाँचे 15, 150, और 7 पन्ना 35, तो 150 और 35 185 होगा, यानी 5 बार और भाग जाएगा, शेषफल बचेगा यहाँ पे 5, और नीचे आ जाएगा 37। तो आंसर हो जाएगा 35 सही 5/37%। तो पूरा भाग भी नहीं देना है, 34, 36, 37, 35 आया और आपको टिक कर देना है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बेईमान दुकानदार वाला अच्छा क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि वो 100 रुपए में अगर कोई वस्तु लाया है तो 100 रुपए में ही बेच देता है, तो उसको लाभ तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी लाभ हो रहा है तो उसने मात्रा को कम तोला है। यही तो लिखा है, वजन से 32% कम होता है। यानी जब वो 100 ग्राम वस्तु कोई ग्राहक लेने आता है तो वो 32 ग्राम उड़ा देता है, कम कर देता है, 32% कम तोलता है। यानी कितना तोलेगा, 68 ग्राम ही तोलेगा। तो ये अपनी मात्रा हो गई, ये तो मात्रा हो गई यहाँ पे, है ना? आप इसको भिन्न बना के भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे। और मात्रा अगर हमें मालूम चल गई है और दोनों जगह कीमतें बराबर हैं, जितनी कीमत में उसने खरीदा है उतनी ही कीमत में बेचा है, तो मात्रा का जस्ट आपको उल्टा कर देना है, 6800, तो आपको ये मूल्य मिल गए। और बस ये बिल्कुल हमारा पहला टाइप बन गया कि 68 वाली वस्तु को 100 में बेचा है, कितना लाभ कमाया है, यही तो हमारा लाभ है 32। तो 32 का लाभ कमा लिया है, कितने पे कमा लिया है, 68 पर। क्रय मूल्य लिखते हैं नीचे, यही तो मूल्य है, क्रय मूल्य, सीपी खरीदते टाइम और ये बेचते टाइम। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। कटता है काटिए, 4 से जाएगा, 4 8 32, 4 से अपना जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 7 28, यानी 17 बार। सीधा सीधा गुणा कराएंगे, यहाँ जाएगा 800 और नीचे आ जाएगा 17। 17 से भाग कराएंगे, और 17 चौके हो जाएगा अपना 68, बच जाएगा 12, और यहाँ 12 लिखेंगे आप, और साथ में शून्य, तो 120, 17 7 119, यानी 47 वाला हमारा आंसर होगा। तो 47 एक ही जगह लिखा है, बचा शेषफल 1, नीचे 17। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। तो ये एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन जो आपके कई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, एक दुकानदार अपने माल को 25% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 70% का लाभ प्राप्त करता है। तो ये अलग लेवल का बेईमान है। उसने वादा किया है कि वह 25% की हानि पर वस्तुओं को बेच रहा है। उसने बाजार में बोल दिया कि अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद के लाए हैं तो हम इसे 75 में बेच रहे हैं, ऐसा उसने बोल दिया।
लेकिन उसने गलत बात का इस्तेमाल करके इतना लाभ कमा लिया, 70% का लाभ कमा लिया। तो इस बार हमसे पूछा है कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक वजन क्या है, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने कितना तौला है। तो हमसे मात्रा पूछी है, तो हम इसे मात्रा के आधार पर करेंगे। यहाँ 1 किलोग्राम लिखा है, तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। यानी जब आप 1000 ग्राम वस्तु का सौदा, उसने कहा है जब वो आपको 1000 ग्राम वस्तु देगा, तो उसने कहा है कि हम वस्तुओं को 25% की हानि पर बेच रहे हैं। तो 1000 ग्राम का ही आप 25% निकाल लेना, और 1000 ग्राम का 25% हानि, इसलिए आपको कम कर देना है। यानी उसने वस्तु बेची है 750 ग्राम। यहां समझो, अब वो बोल रहा है 1000 ग्राम पर 25% की हानि, तो 25% निकाल के कम कर दो, बच गया 750 ग्राम। ग्राहक को उसने बोला कि आप हमें पैसे देना 750 ग्राम के, और मैं आपको बदले में वस्तु दूंगा 1000 ग्राम। उसने यही बोला है दुकानदार से, उससे ग्राहक से कि जब कोई ग्राहक मुझे 750 ग्राम के पैसे देगा, तो मुझे तो घाटे में बेचना है वस्तुओं को, तब मैं ग्राहक को वस्तु दूंगा 1000 ग्राम। यही उसने हमसे बोला है। बात समझ गए? यहाँ पे 25% हानि का मतलब आपको ये लेना है, और यहां से डायरेक्ट आपको उठाना है उसका लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत यानी कि 70% का उसे लाभ हुआ है, तो 70% का मतलब होता है 7/10। ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। 10 की चीज 7 के लाभ पर, यानी 17 में बेचा, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो ये तो हमारे मूल्य हो गए 10 से 17। ये सीपी था, ये एसपी था, लेकिन हमें तो मात्रा चाहिए है, तो हमारी मात्रा जो होगी वो क्या होगी? 17 से 10। 17 से 10। तो उनके हिसाब से ग्राहक ने कितनी मात्रा खरीदी है? 750 ग्राम। उनके हिसाब से ग्राहक ने कितनी मात्रा खरीदी है? 750 ग्राम। उसने ग्राहक से तो यही कहा कि आप मुझे 750 ग्राम के पैसे दो, मैं आपको वस्तु दूंगा 1000 ग्राम। तो हमारे हिसाब से खरीदी गई मात्रा कितनी है? 17। गुणा चाहिए क्या? उसने हमसे ये पूछा है कि उसने वजन कितना दिया, यानी उसने कहा था ग्राहक को कि मैं 17 ग्राम वस्तु दूंगा, लेकिन उसने वस्तु कितनी दी है? उसको सिर्फ 10 ग्राम। तो बेची गई मात्रा हमें बताना है। बेची गई मात्रा है 10। यहाँ बात समझे ना? तो उनके हिसाब से, मतलब सवाल के हिसाब से, उसने कहा था कि मैं आपको 750 ग्राम के पैसे लूंगा, तो उनके हिसाब से 750 ग्राम के पैसे लिए, हमारे हिसाब से 17 ग्राम के पैसे लिए। गुणा चाहिए क्या? बेची गई मात्रा कितनी है? तो बेची गई मात्रा है 10। तो इसका इसमें गुणा करा दो, यहाँ जाएगा 75 को, और नीचे आ गया है 17। 17 से भाग कराएंगे, 17 चौके 68। यहाँ बच गया है 7। 70 हो गया, फिर से 17 चौके 68, बच गया 2, हो गया 20। 17 एकम 17, तो 441। तो जहां भी 441 दिखता है वो हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। बाकी कहीं भी 441 है नहीं। आगे और आप कंटिन्यू करेंगे तो दशमलव में उसको संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पे बच गया है 2। 17, तो कितना बचा था यहाँ पे? तो 17 चौके 68, बच गया था यहाँ पे 70। तो 8, 70, 17 चौके 68, बचा 20। 17 एकम 17, बच गया 3। तो 3 दशमलव लगाओगे तो 30 हो जाएगा। 17 एकम 17, तो 141.11 कुछ आएगा, एक को ही बाद में, तो 20 के पास होगा, इसलिए उसने 17 दशमलव, मतलब 441.2 लिख दिया। एक एक और आगे आएगा बड़ा नंबर, तो उस हिसाब से। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ ये बात अगर आप समझ गए तो बस क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म था, कि जब 1000 ग्राम वस्तु कोई वो सौदा करेगा, तो उसने कहा है कि मैं 25% की हानि पर बेच रहा हूँ, यानी पैसे तो लूंगा 750 ग्राम के, लेकिन वस्तु तोल के दूंगा 1000 ग्राम। लेकिन बाद में उसने 1000 ग्राम भी तोल के उसको नहीं दिया है ना? तो यहाँ से हमने रेशियो बना के क्वेश्चन को किया है। चलिए, एक दुकानदार अपने सामान को 60% की हानि पर बेचने का दावा करता है और बाद में 90% का लाभ कमाता है। तो उसने कहा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना? तो 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम के सौदे में उसने कहा है कि मैं 60% की हानि पर दूंगा। तो 1000 ग्राम का ही 60% आपको कर देना है कम, यानी 600 कम कर दिया, तो बचा कितना यहाँ पे? 400।
400 ग्राम आ गया। और अगर आप इसे मूल्य बनाते तो मात्रा आप इसका पलट के लिखते, मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ 400 ग्राम। अब इस बात को समझना है कि जब कोई ग्राहक मुझसे 400 ग्राम खरीदेगा तो मैं उसे तौल के दूंगा 1000 ग्राम। वो ये बोल रहा है, ये उसने बोला है दुकानदार ने, किसको बोला है? ग्राहक को, कि आप मुझसे 400 ग्राम खरीदिए क्योंकि मैं 60% हानि पर बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वस्तु तौल के दूंगा 1000 ग्राम। लेकिन उसने यह झूठ बोला और इस तरीके से उसने 90% का लाभ कमाया है, मतलब 9/10। तो 10 की चीज 19 में बेची है, तो ये तो हमारा सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। ये किसका है? मूल्य यानी प्राइस। उसने बताया कि हम 10 की चीज कितने में बेचेंगे? 19 में, ये लाभ है। लेकिन हमें तो मात्रा चाहिए, तो मात्रा इसका जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे 19 से 10। तो उनके हिसाब से उसने ग्राहक को कितनी मात्रा का बोला था कि जब कितनी मात्रा खरीदोगे? 400 ग्राम। जब 400 ग्राम मात्रा खरीदोगे तो हमारे हिसाब से खरीदी गई मात्रा क्या है ग्राहक की साइड से? 19। लेकिन उसने तौली कितनी मात्रा है? तो कितनी मात्रा तौली है? बेचते टाइम। खरीदते टाइम उसने पैसा लिया है 400 ग्राम का, हमारे हिसाब से खरीदते टाइम पैसा लिया है 19 ग्राम का। गुणा चाहिए क्या? बेचते टाइम कितनी मात्रा बेची है? तो मात्रा बेची है 10। इसका सीधा सीधा आप यहाँ पे गुणा करा दो, यहाँ आएगा 4000 और नीचे आ जाएगा अपना 19। 19 से भाग करा दो, 19 दूनी 38 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, हो गया 20। 19 से कम 19 और बच गया यहाँ पे 1 यानी 10, तो भाग नाचते सुनना जाएगा और फिर 10 बचा है, दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएगा। और तो 210 हमें यहाँ पे देख लेना है, एक ही ऑप्शन में 210 है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो और फिर वहां पे 100 हो गया था, तो 19 पंचे आप करेंगे तो 5 बार ही भाग जाएगा, तो 210.5 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ से ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि जब 1000 ग्राम वस्तु 60% की हानि पर, मतलब बचा कितना? 400 ग्राम। तो 400 ग्राम वस्तु जब आप खरीदोगे तो वो आपको 1000 ग्राम वस्तु तौल के देगा, ये इसने झूठ बोला था। तो ग्राहक के हिसाब से खरीदी गई मात्रा 400 ग्राम, हमारे हिसाब से खरीदी गई मात्रा 19, हमें चाहिए थी बेची गई मात्रा यानी 10। उसने कितना तौला है? 210.5। तो आगे दशमलव की बात नहीं करना है, 210 आ गया, एक ही ऑप्शन में 210, तो वही आपका आंसर है। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लाभ हानि है वो एंड होता है, और हमने लाभ हानि के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देख लिए हैं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छे लेवल का आएगा तो आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाएगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला कौन सा चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूं, कौन से चैप्टर की क्लास लेके आऊं। तो जिस चैप्टर की कमेंट ज्यादा होंगी तो वो मैं चैप्टर आपके बीच लेके आऊंगा, और अगर कोई भी कमेंट नहीं आई तो मैं वो चैप्टर लेके आऊंगा जो मुझे पढ़ाना होगा। तो चलिए फिर करते रहिए मेहनत, और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल।